है। तो इनिशियल से बताना है क्या? इनिशियल से बताना है क्या? जीरो से स्टार्ट करके आप पूरा ब्रीफ में पूरा डाल दीजिए। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग या सिर्फ एसईओ? छोटा सा ब्रीफ में हल्का होगा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? हमारी वेबसाइट को या हमारे प्रोडक्ट को या किसी भी बिजनेस को हम ऑनलाइन प्रमोट करते हैं इंटरनेट का यूज करते हुए, विद द यूज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसके लिए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं और सर्च इंजन का यूज करते हैं। सर्च इंजन क्या हो गया? गूगल, याहू, बिंग। ठीक है, सर्च इंजन पर हम जब को सर्च करते हैं, ठीक है, तो इसके रिस्पांस में हमको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, और ये जो रिजल्ट मिलता है इसको हम कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्लियर है ना? डिजिटल मार्केटिंग के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: इंटरनेट, सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। विदाउट इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। सर्च इंजन के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इन तीनों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बारी आती है डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जब हम सर्च इंजन पर कुछ सर्च करते हैं तो सर्च करने पे ये जो रिजल्ट मिले हैं हमें, ये क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जब हम एसईओ करते हैं तो हम हमारे जो कीवर्ड्स हैं उन पर वेबसाइट को टॉप रैंक दिलाने के लिए हम वर्किंग करते हैं, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वो सारी प्रोसेस हम खुद से करते हैं मैनुअली। इसके लिए हमें किसी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता गूगल पे। ठीक है, तो ये क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर बारी आती है सर्च इंजन मार्केटिंग की। सर्च इंजन मार्केटिंग जब इनके आगे हमारे जब स्पॉन्सर लिखा आता है, किसी के भी आगे स्पॉन्सर लिखा आता है, तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। सर्च इंजन पर जब हम पेड कैंपेन रन करते हैं वो गूगल एड्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जिसमें क्या होता है, हमारे पास ऐड है, मनी है, लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता हमारी ऑडियंस को शो कराने के लिए, तो हम किसके पास जाते हैं? गूगल एड्स के पास जाते हैं। उसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, ये हमारी टारगेटेड लोकेशन है, इसके लिए हमें पेड कैंपेन रन करना है। क्लियर है ना? तो गूगल एड्स के थ्रू हम पेड मार्केटिंग करते हैं। गूगल एड्स अपना ये रहा। ठीक है, अब बारी आती है, मैंने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग बताया। सर्च इंजन मार्केटिंग में हमको क्या करना है पड़ता है? पे करना पड़ता है। अब बारी आती है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया लाइक ये रहा हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये रहा। ठीक है, इनमें क्या करना पड़ता है? सोशल मीडिया पर हम जब कुछ सर्च करते हैं, लोगों को मैन्युअली ऐड करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोगों को मैन्युअली ऐड करते हैं या ग्रुप्स को ऐड करते हैं, तो उसको कहते हैं हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हम इसमें पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट को हम ग्रुप्स में शेयर करते हैं। ये सारी की सारी मैनुअल प्रोसेस होती है। इसके लिए हमें किसी को कोई पेमेंट करना पड़ता है क्या? नहीं ना। तो ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में, इसमें हम हमारी ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरह की ऑडियंस हमारी है, हम उससे रिलेटेड ही ऑडियंस इसमें सर्च करते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं? और जब हम इसमें क्या करते हैं, इसके थ्रू पेड कैंपेन रन करते हैं। ठीक है, इसमें नहीं है इसके थ्रू हम पेड कैंपेन करते हैं। यहाँ पे हमें एडवर्टाइज का ऑप्शन आता है। लिंक्डइन के थ्रू अगर हमने कोई पेड कैंपेन रन किया है, वही जैसे हम गूगल एड्स के थ्रू करते थे, सर्च इंजन पर जब हमें कोई पेड कैंपेन रन करना होता था तो गूगल एड्स के थ्रू करते थे। हमें अगर सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन रन करना है, अभी स्टार्टिंग का जो ओवरव्यू था ना वही पूरा दे रही हूँ मैं ना। तो जब हम सोशल मीडिया पर अगर पेड कैंपेन रन करते हैं तो हर एक प्लेटफॉर्म के अलग अलग एड्स मैनेजर अकाउंट्स हैं। लाइक लिंक्डइन है तो लिंक्डइन का एड्स मैनेजर अकाउंट है, फेसबुक का एड्स मैनेजर अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अलग है, सबका एक एक एड्स मैनेजर अकाउंट है। उनके थ्रू अगर हमें फेसबुक पर कोई एड रन करना है तो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट से क्रिएट करेंगे। लिंक्डइन पे करना है तो लिंक्डइन के बिजनेस मैनेजर अकाउंट से करेंगे। इस तरह से। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं, हम जब कोई कैंपेन रन करते हैं और हमारा वो कैंपेन का जो हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है वो जब फुलफिल हो जाता है,
लाइक हमारा क्या टारगेट है कि हमारी वेबसाइट पर ऑडियंस आए, हमारा एड कैंपेन शो हुआ यूजर के सामने, यूजर ने उस पर क्लिक किया, क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट पर आया, तो उसका हम किसको, जो जिस भी प्लेटफॉर्म का हमने यूज किया है, लाइक लिंक्डइन का फेसबुक लिंक्डइन का बिजनेस मैनेजर हमने यूज किया है, उसके थ्रू अगर हम लिंक्डइन पर एड शो करवाना चाह रहे हैं तो हमें लिंक्डइन के एड्स मैनेजर को उसका कुछ सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट दोनों चारों में से किसी को? नहीं? तो मैंने क्या बता दिया, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्लियर है? अब बारी आती है हमारी ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं, हमारी एग्जिस्टिंग जो ऑडियंस होती है, एक तो उसको हमारा एग्जिस्टेंस बताने के लिए करते हैं कि हमारे पास ये ऑफर आ रहे हैं, आप हमारे लिए वैल्यूएबल कस्टमर हो, हमारे लिए हमने आपके लिए कुछ ऑफर निकाले हैं, आप इनको परचेस कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, और एक हमारी जो जिस भी बिजनेस के लिए हम कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल में टारगेटेड ऑडियंस है, उसी को हमें फाइंड करके उन्हीं को हम ईमेल टेम्पलेट शेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर हम हमारी मान लो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं टारगेटेड ऑडियंस में, तो हम डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स की मेल लिस्ट निकाल करके उन्हें शेयर करेंगे। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग वाले, अगर हम पाइथन वालों को डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की डिटेल शेयर करेंगे तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है? वो उनको ओपन भी नहीं करके देखेंगे। ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है अगर उसको सही डायरेक्शन में करी जाए तो। क्लियर है चारों को? है ना? अब बारी आती है कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट राइटिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता हो। हमारे सामने अगर कोई टॉपिक आया है, किसी ने हमें कहा इसके बारे में आप लिख करके दो, तो आप क्या बोलोगे, इसके बारे में पहले मुझे R&D करना पड़ेगा, ठीक है, नॉलेज लेना पड़ेगा। जब आप 15 से 20 मिनट में उसका नॉलेज ले लोगे तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो लिख पाओगे। क्लियर है? हमने कंटेंट लिखा, फिर उसकी हम मार्केटिंग करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। क्लियर? चारों को क्लियर है ना? अब बारी आती है इन्फ्लुएंसर एंड एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये भी कमीशन बेसिस पे ही काम करती है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, ये भी कमीशन बेसिस पर ही काम करती है। लाइक अमेजॉन है, अमेजॉन पे हम जा रहे हैं, इसमें स्पॉन्सर कर रखा है उन्होंने, ठीक है। अब अमेजॉन फॉर एग्जाम्पल जब सपोज करना है ऐसा, लेट्स से कि अमेजॉन जो है वो इनकी वेबसाइट, ठीक है, इनकी अमेजॉन है, मिंत्रा इनकी है, वाहिद जी की, ठीक है। अब क्या हुआ, वाहिद जी की वेबसाइट पर मिंत्रा पे जो भी ऑफर चल रहा होगा, अप टू 70% ऑफ, अप टू 80% ऑफ, वो ऑफर अगर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अमेजॉन पे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं आई इनकी वेबसाइट पर, मैंने इस पर क्लिक किया उस ऑफर पे, और मैं रिडायरेक्ट होकर कहाँ चली गई, मिंत्रा पे, है ना, मिंत्रा पे रिडायरेक्ट होकर चली गई मैं। अब मैंने वहां से कुछ परचेस किया, सपोज 10,000 की मैंने परचेसिंग करी, तो 10,000 का कुछ परसेंटेज में ये जो है ना, ये इनको अमेजॉन वालों को पे करेंगे। क्लियर है? डाउट है ना? ये कमीशन बेसिस पे वर्क करती है, ये क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इनने अगर यहाँ पे एड शो करा दिया तो उस बेसिस पे ये इनको पे नहीं करेंगे। जब तक कोई उस एड के थ्रू कोई परचेसिंग नहीं करेगा तब तक ये उसके लिए पे नहीं करेंगे। जब किसी ने कुछ परचेज कर लिया उसके थ्रू, तब जाकर के ये उसको पेमेंट करेंगे। क्लियर वाहिद जी, सौरभ, आपको चारों को क्लियर है? कविश, ठीक है ना? अब बारी आती इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं इंदौरी जायका। इंदौरी जायका तो सबने सुना होगा, है ना? देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, जब भी कोई इन्फ्लुएंसर के पास हमें पता है अच्छे खासे फॉलोवर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, है ना, ये तो सबको पता है। अब अगर मैं हूँ, मेरा कोई बिजनेस है जिसकी पोस्ट में किसी इन्फ्लुएंसर के अकाउंट पे पोस्ट करवाना चाहती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर के पास गई, उसने कहा मैं एक पोस्ट का 1000 रुपीज चार्ज करूंगा,
अब इन्फ्लुएंसर ने मेरी पोस्ट भी मैंने ही क्रिएट करके दी है। अब मैंने क्रिएट करके दी, सब दे दिया, उसने पोस्ट वहां पे अपने अकाउंट पे सिर्फ डाल दी, पोस्ट कर दी, उसका काम वही खत्म। उसको कोई मतलब नहीं है उसके थ्रू मेरे पास लीड आए ना आए, है ना, कोई रिस्पॉन्स मेरे पास आए ना आए, उसका काम वही खत्म हो गया। उसने अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दी, मतलब अब मुझे उसे पेमेंट करना पड़ेगा। ये इन्फ्लुएंसर और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस है। क्लियर चारों को? सौरभ, वाहिद जी, कविश, हरदीप जी, चारों को क्लियर है ना? तो ये पूरा का पूरा इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग का अपना डिस्क्रिप्शन था, जो हमने तब से लेके अभी तक पढ़ा, उसका इन शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर? अब हम बारी आती है, हम एक एक पार्ट इसके कंपोनेंट्स उठा करके प्रैक्टिस करते चलते हैं, ठीक है? हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, हम एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। लाइक हमारे पास क्लाइंट ये प्रोजेक्ट लेकर के आया है, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि भाई ये जो है क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, क्या बिजनेस प्रोवाइड करता है, जो भी है पूरा वो पूरे वर्टिकल की इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसका? एसईओ का। सेकंड स्टेप होता है वेबसाइट का ऑडिट करना, क्योंकि ऑडिट करना है हमें, किस लिए करना है? हमें क्लाइंट को एक रिपोर्ट क्रिएट करके देनी है। ऑडिट हम किसके थ्रू करेंगे? कुछ टूल्स है उनके थ्रू करेंगे, और मैन्युअली भी हम उनको क्रॉस चेक करते चलते हैं साथ में, ठीक है? ये एसईओ क्वैक है, इसके थ्रू हम कर रहे हैं। एसईओ क्वैक में अब यहाँ पे हमें सीधा सीधा कुछ पॉइंट्स देती हैं जो अपने टेक्निकल और ऑन पेज दोनों में आते हैं, ठीक है? अब हम इन पॉइंट्स को चेक करते चलेंगे, इनमें क्या इशू है और क्या नहीं है, ठीक है? तो हमें इसके बिहाफ पे एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट होती है। क्लियर चारों को? ये हम ऑडिट रिपोर्ट इस तरह से बनाते हैं, हम इनको बता देते हैं कि आपका एसईओ का जो स्कोर है वो A+ है। वो A+ कैसे आया? यहाँ से आया, एसईओ पी टाइमर के थ्रू, है ना? यहाँ पे हमने चेक किया, इन्होंने बता दिया आपका A+ है, और ये कंटेंट मुझे अच्छा लगा, इसके थ्रू क्या है क्लाइंट को समझ में आ जाएगा ना, तो हमें वहां पे थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता एसईओ क्या होता है, तो हमें कुछ उसको बताना पड़ेगा चीजें। हम नहीं बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा किस डायरेक्शन में उसकी वर्किंग चल रही है, तो हमें उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन बताना पड़ेगा। हमने उसे यहाँ बता दिया आपकी वेबसाइट का स्कोर ये है, यहाँ पे जो भी इश्यूज होंगे थोड़ा सा हम शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फिर एक एक करके सारी चीजें ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते चलते हैं, ऐसे करके हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। क्लियर है चारों को? क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब बारी आती है हमारी, यहाँ पे हमने ऑडिट रिपोर्ट बना ली, ऑडिट रिपोर्ट में जो भी इश्यूज होंगे उनको एक एक करके रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है यूआरएल। यूआरएल का सबको फॉर्मेट पता है क्या होता है? HTTPS और ये डोमेन नेम .com हमारा, ठीक है? ये हमारे सही फॉर्मेट में है, इसमें किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। अब बारी आती है कैनोनिकल की। ये टूल है, हमें बता रहा है कि वेबसाइट में कैनोनिकल इशू है, ठीक है, बल्कि एक्चुअल में नहीं है। इसलिए मैंने बोला टूल्स पे हमें देखना है, उसके बाद साइड बाय साइड हमें क्रॉस चेक भी करना है मैन्युअली, क्योंकि टूल्स तो हम जैसे ह्यूमंस ने ही बनाया ना, हम जो उसमें हो सकता है उसमें बनाते टाइम कुछ मिस्टेक कर दी हो, पर जो हमारे माइंड के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो तो उसको नहीं है, ठीक है? क्लियर? तो हमने यहाँ क्या करना है, वेबसाइट को ओपन करने के 4 डिफरेंट फेज होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। क्लियर? ये रही वेबसाइट। इसमें भी वो मैनुअली डालना ना? हाँ मैनुअली डालना। हाँ, मैनुअली चेक करते हैं उसमें चीजें, ठीक है? देखो क्या करना है, हमने HTTPS सॉरी डोमेन नेम .com, सेकेंड वन HTTPS,
www.domainname.com, थर्ड वन डोमेन नेम www.domainname.com एंड फोर्थ वन सिर्फ domainname.com। ठीक है, ये 4 वेज होते हैं वेबसाइट को ओपन करने के। ठीक है, क्लियर है। अब हम इन चारों से एक एक करके वेबसाइट ओपन करते हैं। इन चारों से हम वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, चारों तरीके से हम वेबसाइट ओपन करेंगे। अब हमने क्या चेक करना है कि हमने 4 अलग अलग तरीके से वेबसाइट ओपन करी है, पर ऊपर टैब में सिंगल सेम यूआरएल आनी चाहिए चारों में। इसमें https domainname.com आ रहा है अपना, इसमें https domainname.com आ रहा है। ठीक है, इसमें https domainname.com आ रहा है एंड इसमें https domainname.com आ रहा है। क्लियर है। तो मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि वेबसाइट में कैनोनिकल इशू नहीं है। मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था। वेबसाइट 4 तरीके से ओपन होती है, चारों में से हमें क्या करना है, चारों तरीके से ओपन करना है और ओपन होकर के ऊपर टैब में सिंगल सेम यूआरएल आनी चाहिए। अब नोटपैड में हमने कॉपी कर, हम चाहे तो सिंगल अलग अलग करके ओपन कर सकते हैं, है ना। बाकी मेरे पास मल्टीपल यूआरएल एक्सटेंशन मैंने ऐड किया हुआ है, जिसमें मैं सारी यूआरएल इकट्ठी कर ओपन कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और सारा एक ही बार में ओपन कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, चारों तरीके से वेबसाइट ओपन हुई, ऊपर टैब में सभी में एक ही यूआरएल आ रही है, मतलब कैनोनिकल इशू नहीं है। अगर 4 अलग अलग यूआरएल आ रही होती तो मतलब कैनोनिकल इशू था। फिर गूगल क्या करता है, इनको 4 अलग अलग वेबसाइट काउंट करता है, अलग अलग वेबसाइट काउंट करता है, तो वो देखता है इनमें कंटेंट डुप्लीकेसी है। 4 अलग अलग वेबसाइट है तो चारों में सेम कंटेंट कैसे हो सकता है, सेम इमेजेस कैसे हो सकती है। अब अगर ये फिर इसमें गूगल की पांडा एल्गोरिथम लग जाती कि नहीं लग जाती, लग जाती तो हमें पेनल्टी लगाता, हम इसको रिजॉल्व नहीं करते तो ब्लैक लिस्टेड भी कर देता। क्लियर है। मैम जैसे अपन वेबसाइट में इमेज कॉपी करते होता है कि सर अपन ने किसी साइट को इमेज कॉपी कर ली, कॉपीराइट इशू सब में आता है। अगर आप किसी और की इमेज भी उठा करके अपने वेबसाइट में सेम एज इट इज लगा लोगे तो वो, और उस पर्सन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने उसकी जो इमेज है उसको आपने इसमें लगाया, वो आपके ऊपर केस कर सकता है। इसका मैं पूरा पढ़ा था मतलब कॉपी नहीं करना है, इसमें ही होता है हम लोग इसमें ना कुछ स्कीम बोल रहा है ये डिजाइनिंग करना है खुद से बनानी होती है। बाकी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें फ्री में विदाउट कॉपीराइट वाली चीजें भी मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, सारी चीज बनना हाँ, ठीक है। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हमें कॉपीराइट इशू वाली इमेजेस नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग चल रही है थोड़ा सा पॉज किया कहाँ पर थे हम, कैनोनिकल इशू मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैनोनिकल क्या होता है। अब बारी आती है टाइटल की, है ना। वेबसाइट में मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स 3 चीजों से मिलकर बनते हैं, मेटा कीवर्ड, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा कीवर्ड्स वो होते हैं, वो सर्च टर्म या वो सर्च क्वेरी जो हम गूगल पर सर्च करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये हमने सर्च करा, गूगल ने हमने रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अभी पहले सर्च किया था तो इसमें स्पॉन्सर नहीं लिखा आया था, अब सर्च किया नहीं, नहीं अभी जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था तब नहीं आया था, अमेजोन पे आया था सर्च करने में। ठीक है, चलो उसे छोड़ते हैं। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, वो सर्च टर्म या वो सर्च क्वेरी जो हम गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद उसके रिस्पॉन्स में ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो भी हमारी क्वेरी है उससे रिलेटेड। क्लियर है, चारों में से किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेबसाइट के हर एक पेज के लिए कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं। जब हम उन कीवर्ड्स को फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम क्या बनाते हैं, मेटा टैग्स बनाते हैं। ठीक है, मेटा टैग्स कैसे बनते हैं, हमने ये इस तरीके से इसमें मेंशन कर दिया। पहले जो कीवर्ड्स हमने बनाए एक्सेल शीट में हमने मेंशन कर लिया हर एक पेज के, वो सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ डाले पेज वाइज। फिर हमें इस कीवर्ड में से जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कीवर्ड होगा उस पर्टिकुलर पेज के लिए, उसको हमें कैसे ले लेना है, एज अ टाइटल ले लेना है। ठीक है, टाइटल ले लिया, वो
कीवर्ड की हेल्प से हमने टाइटल बनाया, उस टाइटल की हेल्प से हमने मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया। ठीक है, मेटा टाइटल की लिमिट होती है 10 to 70 कैरेक्टर्स और मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है 156 कैरेक्टर्स। डाउट किसी को? वाहिद जी डाउट? सौरभ? मेटा कीवर्ड्स में तो कॉपीराइट नहीं आएगा। अपने को लेकिन यूनिकनेस कुछ होती है, हमें खुद से चीजें बनानी है। तो हमने नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब हम कोशिश करेंगे। मतलब कॉमन ज्यादा सही है ना, क्या? ज्यादा लिमिट कर देंगे तो कीवर्ड कीवर्ड सेम हो सकते हैं, पर जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन इज लाइक कंटेंट, भले ही 2 लाइन का कंटेंट है, पर इसमें हम कॉपी पेस्ट इसमें भी नहीं रख सकते, कुछ तो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे इसमें, वरना हमारा कॉपीराइट इशू आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? डाउट वाहिद जी, सौरभ, कविश, हरदीप जी, चारों में से किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर एक पेज के लिए मेटा टैग्स अलग से बनाने हैं, क्रिएट करने हैं। ठीक है, जब हम ये मेटा टैग्स क्रिएट कर लेंगे देन हम किसको, डेवलपर को सेंड कर देंगे, वो इसको बैकएंड में ऐड कर देंगे। क्लियर है? डाउट है? नहीं? ठीक है, ये मेटा टैग्स हो गए अपने, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब हेडिंग्स क्या होती हैं? हेडिंग्स क्या होती है? H1 से लेके H6 तक होती है। ठीक है, H1 हेडिंग हम सिंगल टाइम यूज करते हैं हर एक पेज के लिए, और H2 से लेके H6 तक हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। ठीक है, हेडिंग टैग समझ में आया यहाँ पे आप लोगों को? क्या होता है H1 से लेके H6 तक हम ऑफलाइन स्विच करते हैं, ऐसे तो सभी ने लिखा है लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे तो सभी ने लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा, अपन चारों ने लिखा हुआ है। क्लियर है? आपने स्कूल में कुछ तो लिखा होगा, ऐसे और टॉपिक पे लिखा होगा। किसी और टॉपिक पे लिखा होगा, है ना? बहुत सारे टॉपिक। ठीक है, हाँ, तो क्या करना, हमारा तो वंडर ऑफ साइंस था, तो क्या था? और वैसे भी हम चारों ने तो शुरू से देखो, हम चारों ने तो वंडर ऑफ साइंस ही लिखा हुआ है। आपने कुछ लिखा होगा ऐसे? उसमें फायदा क्या होता है कि सब लिखते हैं आपका कभी तो कॉपीराइट इशू वाली चीज आई है। एक ऐसे नहीं था, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर, बहुत सारे थे। माई स्कूल पे, माई टीचर पे स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? फिर इफ यू आर मिनिस्टर भी उस पे लिखना है, और यू आर ऐसे इंग्लिश मीडियम ही होगा। हाँ, वंडर ऑफ साइंस नहीं चलता वो, वंडर ऑफ साइंस हो सकता है, बट मैंने नहीं स्कूल वाला मेरे यहाँ पंजाबी स्टडी भिंड से पढ़े हो क्या? आपकी स्टडी भिंड से है ना? इंदौर की है? ठीक है, वहाँ की स्टडी थोड़ी अलग चलती है ना भिंड को लेना। मुझे पता हुआ किताब खोल के काम होता है वहाँ पर, तो मुझे पता है अच्छी तरीके से। चलिए, हाँ, लिंक पे आते हैं। H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। H1 हेडिंग हम सिंगल टाइम यूज करते हैं, और H2 से लेके H6 तक हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? डाउट है ना? अब इमेजेस आती हैं, इमेजेस में अल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, इमेजेस में हमें अल्ट एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो होता है वो वीडियोस की और इमेजेस की क्रॉलिंग तब तक नहीं करता जब तक उसको बैकएंड में कोई नाम ना दिया जाए। ठीक है, उनका जो पाथ है इमेज का, उस बैकएंड में, उस कोड में, उस पाथ में जाकर के उसको एक नाम देना पड़ता है। ठीक है, तभी जाकर के उस इमेज की और वीडियो की वो क्रॉलिंग करेगा सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन या गूगल। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? अब बारी आती है टेक्स्ट और HTML रेशियो। टेक्स्ट और HTML रेशियो जो होता है ना, वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? 1550। ठीक है, अगर ये 15% से, देखो वेबसाइट दो चीजों से बनकर बनती है मिलकर, एक तो हमारा कंटेंट होता है और एक हमारा क्या होता है, HTML कोड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा कंटेंट जो है वो हमेशा कोड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स अगर ये हमारा 15% से कम आ रहा है, ये रेशियो है ना, HTML एंड टेक्स्ट रेशियो अपना अगर 15% से कम आ रहा है, 15% से कम,
तो हमने क्या करना है, क्लाइंट को सजेशन देना है कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट जो है वो कम है, ठीक है। अब क्लाइंट उस चीज के लिए हमें अप्रूवल देगा। अगर उसने अप्रूवल दे दिया कि हाँ आप कंटेंट बढ़ा लो, तो उसके लिए हम कंटेंट इंक्रीज करेंगे। हमारे पास कंटेंट राइटर होगा तो उससे हम बोल देंगे वो क्रिएट कर दे। क्लाइंट के पास होगा तो हमें वो उससे कंटेंट राइटर से कोऑर्डिनेट करा देगा। क्लियर है। अब बारी आती है माइक्रो फॉर्मेट्स की। माइक्रो फॉर्मेट्स एंड स्कीमा, ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बताते हैं। क्लियर है ना। अब माइक्रो फॉर्मेट जो होता है ये लोकली बताता है और स्कीमा जो होता है ये ग्लोबली बताता है। क्लियर है। बताओ। जैसे कि माइक्रो फॉर्मेट और ये स्कीमा, ठीक है, दोनों खुलते तो स्कीमा वार्ता को जनरेट चाहिए। इसके लिए अपन ने दूसरे से ओपन करा था। माइक्रो फॉर्मेट के लिए लिंक शेयर करी थी मैंने सर्च बटन पर। माइक्रो फॉर्मेट मार्कअप जनरेटर टूल, इसका मतलब माइक्रो फॉर्मेट। स्कीमा का स्कीमा जनरेटर टूल। तो अपन माइक्रो फॉर्मेट से जाके अपन क्लिक करते हैं तो फिर नीचे तो ऑप्शन आते हैं ना अपने पास, ऑप्शन आते हैं हमारे पास। हम माइक्रो फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं, माइक्रो फॉर्मेट कर लो। और स्कीमा के लिए आप स्कीमा जनरेटर टूल का ऑप्शन था ना अपने पास। माइक्रो फॉर्मेट स्कीमा यूज करते हैं। माइक्रो फॉर्मेट जो होता है ये लोकल बिजनेस के लिए होता है। हमने जब माइक्रो फॉर्मेट क्रिएट किया था तो उसमें सिर्फ हमने एक ही लोकेशन ऐड कर पाए थे ना, इंडिया। सिर्फ एक ही लोकेशन ऐड करी थी ना, क्योंकि उसमें मल्टीपल लोकेशन का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। पर जब हम स्कीमा क्रिएट करते हैं तो स्कीमा में हम उसका जो सर्विस एरिया है, जहाँ जहाँ वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हमें ऐड करने का ऑप्शन दिया था उसने मल्टीपल। अभी हुआ नहीं हुआ और अभी करके देखो तो कौन पता है वो ऐसे कि चेरी लाइन ओवर करे। ये पूछने वाला ये कुछ किया था। देखिए कल मैंने भी किया था तो प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें इनके में क्या किया क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक बार फटाफट से ये तो आपको पता ही चल गया ना। अब आप मार्कअप को माइक्रो फॉर्मेट और स्कीमा दोनों का एक ओवरव्यू प्रैक्टिकली दे दो। प्रैक्टिकली करके बता देते हैं आपको। हाँ, अभी अपन का माइक्रो फॉर्मेट तो कर देना। हाँ माइक्रो फॉर्मेट कर रहे हैं। एक मिनट में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूँ जरा। ठीक है। देखिए अब अपन माइक्रो फॉर्मेट से कर देना तो अपन स्कीमा मार्कअप पे करेंगे। ये आ गया। मैंने क्या बताया, माइक्रो फॉर्मेट भी होता है, स्कीमा ही है ना। दोनों चीजें हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बताते हैं, पर माइक्रो फॉर्मेट जो होता है वो लोकली बताता है और स्कीमा जो होता है वो ग्लोबली बताता है। माइक्रो फॉर्मेट में क्या होता है, हम सिंगल लोकेशन जो करंट लोकेशन है उनकी वही हम उसमें ऐड कर पाते हैं। और स्कीमा में क्या होता है, जो उनकी सर्विस एरिया है, जहां जहां वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उतना एरिया हम उसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। माइक्रो डाटा मार्क्स टू हेल्प गूगल अंडरस्टैंडिंग, तो ये यही लोकल का ही बताए। ये वो स्ट्रक्चर का मतलब यही हो गया ना, उसकी वेबसाइट का अच्छे से वो क्या अंडरस्टैंड कर सके गूगल या कोई भी सर्च इंजन। क्लियर है। यहाँ पे डाउट है, पर क्रिएट आपके में भी नहीं हो रहा था, क्यों कविश? अभी दूसरे को बात दिक्कत आ रही है। एक बार करके देखो। नहीं वो जो कल वाली जो दिक्कत थी ना वो तो नहीं, अब वो नहीं दिक्कत आ रही है। हां वो वाली 104 जो वाली अब वो जो नई दिक्कत आ रही है। अरे वो तो नॉर्मल वो लोगों को दिक्कत आ रही है, दोनों को करता नहीं। एक बार देखो ना, मैं एक बार आपसे बात वाली जो आती है ना, ये चीज हो गया। हम इसको यहाँ पॉज कर देते हैं। मैं एक बार आप इसमें दिखा अभी दिखा दूंगा। क्या पहले इसमें दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, हमने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट नीचे वाले ये जो नीचे के दो ब्लॉक्स है खाली छोड़ना है।
कौन से 2 ब्लॉक्स? ये सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन लिया, सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप लेंगे तो ये भी ले लिया हमने। नेम देना है हमें, वेबसाइट का नेम क्या है वो लेंगे हम, ठीक है। अल्टरनेट नेम है तो हम ऐड कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। इसमें वेबसाइट की यूआरएल आएगी, ठीक है। वेबसाइट की यूआरएल हमने पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है हमें वेबसाइट की यूआरएल। फिर हमें लोगो लगाना है, तो लोगो पे राइट क्लिक करके ओपन इमेज है ना, न्यू टैब करेंगे। जब ये ओपन हो जाएगी तो इसकी लिंक को हम वहां पे जाके क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इमेज पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉन्टेक्ट टाइप हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सर्विस के लिए कॉन्टेक्ट नंबर हमने इसका ऐड करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इसमें ऐड करना है। कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया, टोल फ्री करा इसको हमने। कॉन्टेक्ट सिलेक्ट कॉन्टेक्ट एरिया, इसमें सिर्फ हमें कॉन्टेक्ट एरिया सिलेक्ट करने देता है, जो कि कॉन्टेक्ट एरिया इनका क्या है, इंडिया, ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ गलती कर रहा हूँ, आगे समझ में, कस्टमर केयर सर्विस का इंडिया ले लिया, इंडिया ले लिया। यहाँ पे लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज हमारी क्या है, इंग्लिश है। तो मैम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे हमारे पास वो स्कीम अगर इसमें अपन मल्टीपल सिलेक्ट करें किसी मल्टीपल लोकेशन उसमें हम सिलेक्ट कर पाते हैं, यही तो डिफरेंस मैंने बताया। हाँ, सेम साइट पे जाना पड़ेगा। डिफरेंट वेबसाइट मैंने आपको बताई थी ना, आपको सर्च करना है स्कीमा जनरेटर टूल। जब आप वो सर्च करोगे, पहले नंबर पर जो वेबसाइट आए उसको ओपन करना और उसमें वो जो डिटेल्स मांगे उनको फिल करते चलना, ठीक है। क्लियर है? डाउट चारों में से किसी को? ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इतना ही डाल दो। वाहिद ही तो देख देख के बोर हो गए उसको। मतलब जो भी कर सकते हैं हम उसमें। क्या सोशल मीडिया? हाँ, दो ही ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बोला ना मैम बस इतना ही डालना, तो इतना ही डाल दो, क्योंकि वो उसको देख देख के बोर हो गए हैं। हाँ, स्कीमा जनरेटर टूल सर्च कर लो। डाली हुई मैंने लिंक भी डाली है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने माइक्रो स्पेस, ये माइक्रो अब जिसमें मैं कॉपी कर रहा था, कॉपी किया, फिर वैलिडेट पे किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कोड पेस्ट कर देना है, टेस्ट कोड करेंगे। बस, कोई एरर नहीं है, वैलिड है हमारा कोड। इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे, डॉक्यूमेंट में सेव कर देंगे, ठीक है। और इसको हम डेवलपर को शेयर कर देंगे, डेवलपर इसको वेबसाइट में लगा देंगे सोर्स कोड में। डाउट? किसी को भी डाउट चारों में से? ये तो कोई दिक्कत है, मैं आपको भेज दिया वही कर। हाँ। और क्या होता है, जब हमारे पास वेबसाइट आती है ना, तो उसमें काफी सारे एरर होते हैं। हाँ, तो क्लाइंट आता ही हमारे पास तब है जब उसका वेबसाइट का एसईओ नहीं होता, ठीक है। क्लियर? जो एरर्स होंगे उसमें वो हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। क्या? ठीक है। हो गया मैम, अब इनके लैपटॉप में भी है ना, कोई इशू नहीं है, वो इन्हीं की दिक्कत वो लैपटॉप का इशू था। चलिए हम स्कीमा चलिए अब हमें स्कीमा क्रिएट करना है, तो स्कीमा जनरेटर हम सर्च करेंगे। इसमें स्कीमा जनरेटर मैंने सर्च कर लिया, ये आया। फर्स्ट इसको ओपन कर लेना है हमको। हाँ, वो ऊपर ही जा सकता है, लेकिन हम लोग ध्यान रखना है कौन सा वाला क्या है। लिंक शेयर किया हुआ वहाँ से भी देख यहाँ से हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है टाइप। ऑर्गेनाइजेशन ले लिया हमने, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का टाइप ले लेंगे, ये ले लिया हमने, ठीक है। नेम ले लिया हमने, ठीक है। अल्टरनेट नेम नहीं है, छोड़ो। वेबसाइट की यूआरएल, यहाँ पे तो यूआरएल लोगों की पहले से मेरे पास कॉपी है, नहीं नहीं लोगों की नहीं है इसमें, है ना।
वेबसाइट की यूआरएल हमने क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर लोगो की यूआरएल आएगी, लोगो की यूआरएल क्लिक राइट क्लिक करना है, ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है, इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे जाकर क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब हमें कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना है, टाइप हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर सर्विस, फोन नंबर यहाँ पे जाकर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ से आ रही है चीजें, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। एरिया हमने, अब देखो यहाँ पे मल्टीपल एरिया सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है जहां जहां ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारी हम सिलेक्ट कर लो। इनका तो पूरा ग्लोबल ही है, तो हम जितने कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है। ये लोग अफगानिस्तान को करवाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हमने इंग्लिश ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे इसको टोल फ्री कर देंगे। सोशल प्रोफाइल दो ही ऐड कर दो, सोशल प्रोफाइल फेसबुक एंड ट्विटर, ठीक है। हमने फेसबुक की लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। फेसबुक की लिंक हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी है। ट्विटर की लिंक हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हमें कोड जनरेट कर दिया, इस कोड को हम कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया। अब इसको टेस्ट करेंगे हम रिच रिजल्ट पे, एरर होगा तो शो कर देगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट कोड किया हमने, क्लियर, इसमें कोई एरर नहीं है, हो गया। कोई डाउट आ गया आपको सारा वर्क, आपके में भी हो गया। यही आप रोल नहीं किया ना, इसलिए अभी मिल तो गए सारे, कोई हो गया ये क्लियर है। यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है, पहले से तो उसको देख देख के बोर हो चुके हैं। ठीक है। सौरभ जी ठीक है, चलिए अब इनको क्या चाहिए, चालू किया। यहाँ पे आके कॉपी करना, फिर यहाँ से ठीक है। अब इनको क्या बताना, ओपन क्राफ्ट टैग और ट्विटर कार्ड और रिवाइज करा दो, ये देखो अभी कुछ चीजें रह गई, अगर अच्छे से आप लोगों ने मन लगा करके कर लिया तो कल, अगर पुराना रिपीट नहीं करवाया तो कल अपना ऑन पेज एंड टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑफ पेज करेंगे। हाँ, ऑफ पेज में प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ऑफ पेज में विदाउट प्रैक्टिस ऑफ पेज पॉसिबल नहीं है। मुझे एक चीज और पूछनी थी, जो मैंने शेयर करा वो आपको मिला कि मुझे मिल गया, मैंने चेक कर दिया था। ठीक है, यहाँ बेचारे बच्चों को शेयर कर देते हैं, हम पढ़ लेते हैं। मेरी तो मेरा टेस्ट था ना, तो मैं आपको दे दिया। ठीक है, ओजी टैग किसके लिए होता है, फेसबुक के लिए होता है। जब हम फेसबुक पर अपनी कोई यूआरएल शेयर कर रहे होते हैं तो यूआरएल शेयर करने पर कौन सी इमेज, कौन सा टाइटल, कौन सा डिस्क्रिप्शन हमको फैच कराना है, उसके लिए ओजी टैग होता है, ठीक है। हमको डॉक्यूमेंट में बनाना है, ठीक है। जैसे हमने मेटा टैग बनाए हुए हैं, वैसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पे मेटा की जगह ओजी टाइटल और ओजी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे उसका यूज करते हुए बना लो तो उसका यूज करते हुए बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम ओजी टैग बताइए। देखो आप चाहो तो सेम ये भी यूज कर सकते हो। जो मेटा टाइटल है, आप डेवलपर को ये बता देना कि ये जो आपने मेटा टाइटल दिया है उसी को आप एज अ ओजी टाइटल भी यूज कर लो और ओजी डिस्क्रिप्शन भी यूज कर लो। इमेज तो जो वेबसाइट पे लगी है, सपोज देखो मैंने इसको बता दिया था ये वाली इमेज है,
इस इमेज पे लगा दो तुम, तो यही वाली इमेज फैच कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको टेक्निक ये इमेज उसने ले ली, वो नहीं, स्क्रीनशॉट अपने को नहीं करना, डेवलपर तो अपने ऑफिस में ही रहेगा ना अपने सामने, उसको अपन वेबसाइट ओपन करके बता देंगे कि भाई ये इमेज जो है ना इस पर तुम ओजी लगा दो, ठीक है। अपन को इस इमेज का नाम ढूंढना होगा। अपने को नाम क्यों ढूंढना है, अगर हम उसको डायरेक्ट नाम देंगे वो अपने लिए बहुत, ये मान लो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए जब हमारे सामने फ्रंट एंड में है चीज समझने लायक, तो हम यहीं के ही ओपन करके उसको बता सकते हैं, और चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर करके शेयर कर दो। क्लियर है ना, वेबसाइट में से इसका अपनी स्क्रीनशॉट, में सेफ्टी रहेगी ना। हाँ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर दो बाय मेल। क्लियर, डाउट चाहो वैसे किसी को, जैसे ओजी टैग होता है फेसबुक के लिए, वैसे ही ट्विटर कार्ड होता है किसके लिए, ट्विटर के लिए। बस उसमें ओजी की जगह ट्विटर टाइटल, ट्विटर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो क्लियर, डेटा में और ओजी में और ट्विटर में सेम ले सकते हैं। सेम ले सकते हैं, और हम अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है अलग अलग बनाना है तो अलग अलग तो हमें खुद से लिखना है ना कंटेंट उसका, क्या है। सरकार में करने लगे। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। सौरभ आप पूछो, बताओ क्या डाउट है, नहीं है। चक्कर नहीं डाउट क्लियर है, अंडरस्टैंड पूरा नाम क्या तो इसको मैं